नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, वैद्युत रसायन के इस चैप्टर में आपका स्वागत है। और आज इस चैप्टर में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फैराडे के नियमों का अध्ययन करेंगे। जो फैराडे के नियम हैं वो एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल के हिसाब से बड़े इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम। प्यारे विद्यार्थियों, वैद्युत अपघटन क्या होता है वो इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया है। अगर वो वीडियो नहीं देखा आपने तो उसको देखना। वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं आपकी समझ में आ जाएगा। तो आज हम पढ़ते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। फैराडे ने वैद्युत अपघटन से संबंधित दो नियम दिए। तो जो पहला नियम था फैराडे का पहला नियम ये है, जब किसी वैद्युत अपघटय के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर ऑक्सीकृत या अपचयित होने वाले आयनों की मात्रा विलयन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। एक बार फिर सुनिए, जब किसी वैद्युत अपघटय के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर ऑक्सीकृत या अपचयित होने वाले आयनों की मात्रा विलयन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित, जब किसी वैद्युत अपघटय के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित या मुक्त द्रव्य की मात्रा विलयन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। देखो वैद्युत अपघटन में मैंने आपको बताया कि जब ये वैद्युत अपघटनी सेल है और इसमें ये किसी वैद्युत अपघटय का विलयन भरा हुआ है ना। वैद्युत अपघटय का विलयन भरा हुआ है, इसमें ये दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। देखो मान लो इसमें ये NaCl इसमें भरा हुआ है, गलित अवस्था में NaCl इसमें भरा हुआ है। Na से हमें क्या प्राप्त होता है? सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। तो जब गलित NaCl के मिश्रण में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इसको वैद्युत अपघटनी सेल में भर करके जब इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो देखो इसमें जो धनायन है, ये सोडियम आयन है, ये किधर गति करेंगे? कैथोड की ओर, जिस पर ऋणावेश होता है ना। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो धनायन तो कैथोड की ओर जाते हैं, है ना। ये क्या है? ये है कैथोड, है ना। और जिस पर धनावेश होता है जिस इलेक्ट्रोड पर, वो होता है एनोड। और ये ध्यान रखो, कैथोड पर अपचयन होता है और एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। तो देखो जब मान लीजिए NaCl, गलित NaCl का मिश्रण इस वैद्युत अपघटनी सेल में भर करके जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो जो धनायन होते हैं, धनायन कैथोड पर पहुंच करके, क्योंकि विपरीत आवेश है, कैथोड पर पहुंच करके, कैथोड पर क्या होता है? अपचयन। कैथोड पर पहुंच करके अपचयित हो जाते हैं। क्या बनाते हैं? सोडियम धातु बनाते हैं, सोडियम परमाणु, है ना। और ये क्रिया क्या है? अपचयन की क्रिया। और ये कहाँ होती है? कैथोड पर। ये क्रिया कहाँ होती है? कैथोड पर। और एनोड पर क्या होता है? जो ऋणायन है वो एनोड की ओर, एनोड धनावेशित होता है, वो एनोड की ओर आकर्षित होते हैं और ये एनोड पर पहुंच करके इलेक्ट्रॉन त्याग करके इनका ऑक्सीकरण होता है, तो Cl2 गैस बनती है। अब इस क्रिया में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो ये क्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण की क्रिया
कहीं पर होती है एनोड पर, ये ध्यान रखो, ऑक्सीकरण कहीं पर होता है एनोड पर। तो देखो एनोड पर क्या जमा हुआ, सोडियम धातु। सोडियम आयन जो है वो अपचयित होकर के क्या बनाते हैं, सोडियम धातु बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं, इस पर धनावेश है कैथोड पर, कैथोड पर बनाते हैं। तो कैथोड पर सोडियम आयन अपचयित होते हैं, कहीं में अपचयित होते हैं, ये सोडियम परमाणुओं में, या सोडियम धातु कहेंगे इसको, कैथोड पर। और एनोड पर जो क्लोराइड आयन है ये ऑक्सीकृत होते हैं, है ना, कहीं में ऑक्सीकृत होते हैं, क्लोरीन के अणु में ऑक्सीकृत होते हैं। तो देखो फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम में यही लिखा है कि जब किसी वैद्युत अपघटय के विलयन में, यानी कि जो सोडियम धातु है वो कहीं पर बनी, सोडियम आयन जो है कहाँ अपचयित हुए, इस कैथोड पर अपचयित हुए। क्लोराइड आयन कहाँ ऑक्सीकृत हुए, इस एनोड पर ऑक्सीकृत हुए, है ना। तो यही फैराडे का नियम है कि जब किसी वैद्युत अपघटय के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर ऑक्सीकृत या अपचयित होने वाले आयनों की मात्रा विलयन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। यदि वैद्युत अपघटय के विलयन में Q कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर मुक्त होने वाले आयनों की मात्रा W ग्राम है तो W समानुपाती Q के, मतलब मुक्त होने वाले जो आयनों की मात्रा है ना, ये ऑक्सीकृत या अपचयित होने वाले जो आयनों की मात्रा है, किसी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकृत या अपचयित होने वाले आयन की जो मात्रा है ना W, वो उस विलयन में प्रवाहित आवेश Q के समानुपाती होती है ना। और जो आवेश होता है, आवेश बराबर होता है I इंटू टी के, मतलब जो आवेश होता है ना, आवेश Q बराबर होता है, ये होता है विद्युत धारा और समय का गुणनफल के बराबर होता है। आवेश बराबर कहीं के होता है, समय को सेकंड में लेते हैं और विद्युत धारा एम्पियर में लेते हैं, इनका गुणनफल, मतलब एक सेकंड में जितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है विलयन में, उनका जो गुणनफल होता है विद्युत धारा और समय का, वो कहलाता है आवेश, वो बराबर होती है आवेश की मात्रा। तो वैद्युत अपघटय के विलयन में Q कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर मुक्त होने वाले आयनों की मात्रा समानुपाती कहीं के होगी उसमें प्रवाहित कुल आवेश के, या इसे W समानुपाती होती है ये आवेश के, या W समानुपाती, क्योंकि Q बराबर IT के होता है, या W समानुपाती होगा ZIT, जहां Z एक नियतांक है जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, जिसे Z को क्या बोलते हैं, आयन का विद्युत रासायनिक तुल्यांक। देखो इसकी परिभाषा क्या होगी, देखो अगर 1 एम्पियर की धारा I का मान 1 हो और समय 1 सेकंड हो, तो I इंटू टी बराबर होगा 1 कूलाम आवेश, है ना। तो I इंटू टी का गुणनफल, तो 1 एम्पियर की धारा अगर 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो प्रवाहित आवेश बराबर होगा 1 कूलाम, है ना। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि किसी आयन का, तो फिर उस स्थिति में W बराबर कहीं के हो जाएगा Z के। तो परिभाषा क्या होगी इसकी, किसी आयन का विद्युत रासायनिक तुल्यांक उसकी वह मात्रा है जो 1 कूलाम आवेश द्वारा, जो 1 कूलाम आवेश के द्वारा ऑक्सीकृत या अपचयित होती है। तो ये फैराडे का विद्युत अपघटन का पहला नियम है ना। तो देखो ये Z क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, है ना,
परिभाषा अभी मैंने आपको बताई कि जब किसी आयन का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक उसकी वह मात्रा है जो 1 कूलम आवेश के द्वारा ऑक्सीकृत या अपचयित होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं फैराडे का विद्युत अपघटन का पहला नियम चल रहा है हमारा। फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम क्या है कि जब किसी वैद्युत अपघटय के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर ऑक्सीकृत या अपचयित आयनों की जो मात्रा होती है ना W, आयनों की मात्रा W विलयन में प्रवाहित कुल आवेश के समानुपाती होती है, यानी कि W समानुपाती U या W बराबर ZIT, जहाँ Z क्या है, आयन का विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। अब इसी में ही आगे ये पोर्शन जो है न्यूमेरिकल निकालने के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर स्थित कुल आवेश 1 फैराडे या फैराडे नियतांक कहलाता है। जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर जितना आवेश होता है वो आवेश एक नियतांक होता है जिसे कहते हैं फैराडे नियतांक। 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर जितना आवेश होता है वो आवेश कहलाता है क्या, वो आवेश बराबर होता है 1 फैराडे के, है ना। यानी कि 1 फैराडे बराबर कहीं होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होता है, और ये एक नियतांक होता है ना। देखो, 1 मोल 1 फैराडे या फैराडे नियतांक बराबर होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अवोगाद्रो संख्या है ये। अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, ये होता है 6.023 10⁻23। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो ये होगी, और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.602 गुणा 10⁻−19 कूलम आवेश। तो कुल मिलाकर के ये आवेश बैठता है 96,487 कूलम, और इसको लगभग लिखते हैं न्यूमेरिकल में आसानी के लिए, इसको लगभग लिखते हैं 96,500 कूलम। यानी कि जो 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश होता है ना वो बराबर होता है 96,500 कूलम आवेश के बराबर होता है। और ये इतना आवेश बराबर कहीं के होता है 1 फैराडे के। इस आवेश को क्या कहते हैं, 1 फैराडे या फैराडे नियतांक। देखो, 96,500 कूलम आवेश विद्युत आवेश की वह मात्रा है जो 1 ग्राम तुल्यांक आयन अर्थात आयन के तुल्यांकी भार जितनी मात्रा को ऑक्सीकृत या अपचयित करती है। 96,500 कूलम आवेश विद्युत आवेश की वो मात्रा है जो आयन के तुल्यांकी भार जितनी मात्रा को ऑक्सीकृत या अपचयित करती है। देखो, जैसे ये है, ये सोडियम आयन है, इस पर 1 यूनिट का धनावेश है ना, और ये 1 इलेक्ट्रॉन आवेश ग्रहण करके ये सोडियम धातु में ये अपचयित हो जाता है। अगर हम इसे मोल में लें, यानी कि 1 मोल सोडियम आयन 1 मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाता है, सोडियम, ये बनाता है सोडियम धातु। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है ना ये बराबर होता है 1 फैराडे के, 96,500 कूलम आवेश के बराबर होता है। और ये सोडियम आयन है, इसका तुल्यांकी भार होता है 23 ग्राम के। इसका जो तुल्यांकी भार होता है ना E बराबर 23 ग्राम के, E बराबर 23 ग्राम के। तो देखो, 96,000 कूलम आवेश यानी कि 1 फैराडे आवेश विद्युत आवेश की वो मात्रा है जो 1 ग्राम तुल्यांक अर्थात आयन के तुल्यांकी भार जितनी मात्रा को ऑक्सीकृत या अपचयित करती है। जैसे मैंने आपको यहाँ उदाहरण में बताया, ये सोडियम का धनायन है, 1 मोल सोडियम धनायन 1 मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके
सोडियम धातु में अपचयित होता है ना। तो जो सोडियम धातु होती है इसका जो तुल्यांकी भार होता है, यानी कि इसका जो 1 ग्राम तुल्यांक बराबर होता है 23 ग्राम के। तुल्यांकी भार कितना होता है इसका? 23 ग्राम, यानी कि 23 ग्राम बराबर इसका 1 ग्राम तुल्यांक। तो 1 ग्राम तुल्यांक सोडियम धनायन को सोडियम धातु में परिवर्तित होने के लिए इतने कूलाम आवेश चाहिए, इतने फैराडे आवेश इसको चाहिए। तो वही लिखा है यहाँ पर, ये 96,000 कूलाम आवेश विद्युत आवेश की वह मात्रा है जो 1 ग्राम तुल्यांक आयन अर्थात आयन के तुल्यांकी भार ई जितनी मात्रा को ऑक्सीकृत या अपचयित करती है ना। देखो अतः 1 कूलाम आवेश देखो 96,500 कूलाम आवेश तो ऑक्सीकृत या अपचयित करती है बराबर आयन का जितना तुल्यांकी भार होता है। तो 1 कूलाम आवेश से कितने आयन बनेंगे? E/96,500 ग्राम आयन 1 कूलाम आवेश इतना E/96,500 ग्राम आयन मुक्त करेगा, है ना। देखो इसे यहां से भी समझ सकते हैं। देखो 96,500 कूलाम आवेश मुक्त करता है 23 ग्राम सोडियम, तो 1 कूलाम आवेश मुक्त करेगा बराबर 23/96,500 ग्राम आयन। समझ रहे हो इस बात को? और 1 कूलाम आवेश ये इतने ग्राम आयन को मुक्त करेगा, और ये बराबर होता है जेड के, है ना। अभी हमने पढ़ा था ये बराबर कहीं के होता है जेड के। तो जेड बराबर E/96,500। तो जब हम इसमें ये मान रखते हैं, देखो जेड का मान, ये मान जेड का कैसा आया? देखो यहाँ पे हमने पढ़ा कि W बराबर ZI के। अगर हम 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करें तो प्रवाहित कुल आवेश बराबर 1 कूलाम होगा। तो Z बराबर उस स्थिति में Z बराबर W के हो जाएगा। तो किसी आयन का विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z वो मात्रा होती है जो 1 कूलाम आवेश के द्वारा ऑक्सीकृत या अपचयित होती है ना। तो उसी से ये आया 1 कूलाम आवेश से कितनी मात्रा ऑक्सीकृत या अपचयित होगी? इतनी मात्रा E/96,500 ग्राम मात्रा आयन की ऑक्सीकृत या अपचयित होगी, और ये बराबर कहीं के होगा जेड के। अब जेड का मान हमने इस समीकरण में रखा, तो ये आया W बराबर E/, है ना, जेड का मान यहाँ रख दिया। तो फिर ये आ गया W/E, इधर ले आए बराबर IT/96,000 बराबर ये 96,500, और ये बराबर होता है देखो IT बराबर Q के, और ये है फैराडे के। तो W/E बराबर कहीं के आ गया आवेश बटे फैराडे स्थिरांक, यानी कि 96,500 कूलाम, है ना। इसको W/E को पदार्थ के तुल्यांकों की भी संख्या कहते हैं, पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, है ना। पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर W/E बराबर आवेश अपोन फैराडे स्थिरांक। इसको मैं आगे लिखता हूं सूत्र को अभी। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा ये सूत्र आया W/E बराबर Q/F, है ना, बराबर IT/96,500, है ना। देखो इसमें ये W/E जो है ये है पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। इसका सूत्र मैंने यहाँ भी लिख दिया। ये पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होती है पदार्थ का द्रव्यमान W बटे तुल्यांक की द्रव्यमान, है ना। W/E ये क्या होती है? ग्राम तुल्यांकों की संख्या, या भार, इसे भार बटे तुल्यांकी भार भी कहते हैं, है ना। भार बटे तुल्यांकी भार को द्रव्यमान की जगह, या पदार्थ का द्रव्यमान W/E
पदार्थ का द्रव्यमान बटे तुल्यांक द्रव्यमान, ई बराबर होता है पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। यानी कि पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर W/E बराबर कुल आवेश बटे 96,500 कूलाम आवेश, है ना। और एक सूत्र ये भी ध्यान रखो, देखो ये न्यूमेरिकल निकालने के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट चीज है। जब आपको इन चीजों का पता होगा तब आप न्यूमेरिकल निकाल पाओगे। और जो फैराडे के नियम है इनमें से न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है। तो देखो जैसे, हाँ एक चीज और ये ध्यान रखो, धातु का जो तुल्यांकी द्रव्यमान होता है वो बराबर होता है धातु का परमाणु भार बटे धनायन को अपचयित करने में आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना। देखो जैसे ये सोडियम के धनायन है ना, सोडियम का धनायन, ये कहीं का धनायन है, मैग्नीशियम का धनायन। इसको अपचयित करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये कहीं में बदल जाएगा, सोडियम परमाणु में बदल जाएगा। और ये देखो ये मैग्नीशियम का धनायन है ना, इस पर 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होता है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ये मैग्नीशियम के उदासीन परमाणु में परिवर्तित हो जाता है ना। और जैसे यहाँ पर ये एल्यूमिनियम का धनायन है, इस पर 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होता है। ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये क्या बनाता है, एल्यूमिनियम का परमाणु बनाता है, उदासीन परमाणु। देखो तो अगर मैं कहूं भाई सोडियम का तुल्यांकी द्रव्यमान कितना होता है, तो तुल्यांकी द्रव्यमान जो होता है ना वो बराबर होता है उसका परमाणु भार बटे धनायन को अपचयित करने में आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो जैसे ये सोडियम धातु है, इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है, परमाणु भार होता है वो 23 होता है ना। जैसे सोडियम का Na का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार बराबर होता है इसका 23 होता है। तो इसका जो तुल्यांकी भार होगा ना, इसका सोडियम का तुल्यांकी भार या इसे तुल्यांकी द्रव्यमान कहते हैं। तुल्यांकी भार बराबर, देखो इसका परमाणु भार कितना होता है 23 बटे, इसको अपचयित करने में आवश्यक इलेक्ट्रॉन कितने, 1, तो इसका तुल्यांकी भार कितना हुआ 23 ग्राम के। इसका तुल्यांकी भार कितना हुआ 23 ग्राम के। ऐसे ही मैग्नीशियम का अगर हम तुल्यांकी द्रव्यमान निकालना चाहे मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का तुल्यांकी भार बराबर होगा, तुल्यांकी भार बराबर इसका जो परमाणु भार होता है मैग्नीशियम का परमाणु भार 24 होता है। मैग्नीशियम का परमाणु भार कितना होता है 24। तो अब इसको एक आयन को अपचयित करने में कितने इलेक्ट्रॉन लग रहे 2, तो इसका बटे अपचयित करने में आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी 2, तो इसका तुल्यांकी भार बराबर कितने हो गया 12 ग्राम के। इसका तुल्यांकी भार 12 ग्राम के। ऐसे ही जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम का तुल्यांकी भार अगर आपसे पूछे, एल्यूमिनियम का तुल्यांकी भार आपसे पूछे तो ये हो जाएगा 27 बटे, इसका परमाणु भार होता है 27 और इस पर 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपचयित होने के लिए बटे 3, तो इसका तुल्यांकी द्रव्यमान कितना हुआ 9 ग्राम के बराबर होता है ना। और एक चीज और देखो, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है, यानी कि 23 ग्राम सोडियम धातु प्राप्त करने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि 96,500 कूलाम आवेश चाहिए, यानी कि 1 फैराडे चाहिए हमें। और मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12 ग्राम, 24 ग्राम। तो 24 ग्राम मैग्नीशियम धातु प्राप्त करने के लिए 2 फैराडे आवेश चाहिए, है ना, 2 गुना 96,500 कूलाम आवेश चाहिए। ऐसे ही
यहाँ पे एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 27 होता है। तो 27 ग्राम एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करने के लिए हमें 3 मोल इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 फैराडे आवेश चाहिए। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो फैराडे का मैंने आपको पहला नियम पूरा बताया। अब लेते हैं फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम क्या है? यदि विभिन्न विद्युत अपघटों के विलयन में, कई सारे विद्युत अपघटों के विलयन ले लें, उनमें यदि विभिन्न विद्युत अपघटों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत आवेश प्रवाहित किया जाता है, समान मात्रा में विद्युत आवेश प्रवाहित किया जाता है, तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर आयनों के समान ग्राम तुल्यांक मुक्त होते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर आयनों के समान ग्राम तुल्यांक मुक्त होते हैं, है ना। और ग्राम तुल्यांक का सूत्र क्या होता है? W/E, यानी कि भार बटे तुल्यांकी भार या द्रव्यमान बटे तुल्यांकी द्रव्यमान, है ना। और ये बराबर कहीं के होता है Q/96,500 कूलम के। तो यदि विभिन्न विद्युत अपघटों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत आवेश प्रवाहित किया जाता है, तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर आयनों के समान ग्राम तुल्यांक मुक्त होते हैं। यानी कि अगर मान लो विद्युत अपघटों के विलयनों में मान लो 3 पदार्थ है ABC, तो उसका जो पदार्थ A का ग्राम तुल्यांकों की संख्या होगी, उसका भार बटे उसका तुल्यांकी भार, ऐसे ही B का भार बटे उसका तुल्यांकी भार, ऐसे ही C का भार बटे उसका तुल्यांकी भार। तो जब विभिन्न विद्युत अपघटों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत आवेश प्रवाहित किया जाता है, तो इलेक्ट्रोडों पर आयनों के समान ग्राम तुल्यांक मुक्त होते हैं, है ना। तो जितने अगर समान आवेश प्रवाहित किया जा रहा है, तो जितने ग्राम तुल्यांक A के बनते हैं इलेक्ट्रोड पर, उतने ही B के बनते हैं, उतने ही C के बनते हैं। समझ गए? और इसी से ही इसको लिखते हैं W/E, W समानुपाती E के, यानी कि किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए आयन की जो मात्रा होती है वो उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। तो ये हो गया फैराडे का द्वितीय नियम। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको दोनों नियम बताए, और ये जो नियम है इनमें से न्यूमेरिकल के रूप में सवाल आता है। मैं आशा करता हूं कि ये दोनों नियम आपकी समझ में आए होंगे। इन पर आधारित सवाल करना, है ना। 1-2 सवाल हम कराते हैं आपको। हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, फैराडे के नियम पर आधारित ये न्यूमेरिकल करते हैं। सवाल है, कॉपर सल्फेट विलयन में 0.3 एम्पियर की धारा 45 मिनट प्रवाहित करने पर एकत्रित कॉपर का द्रव्यमान ज्ञात करो। और कॉपर का जो परमाणु द्रव्यमान दे रखा, वो दे रखा 63.5। तो करते हैं। देखो, इसमें I का मान, धारा कितनी दे रखी है? धारा I का मान दे रखा है 0.3 एम्पियर, 0.3 एम्पियर। और समय दे रखा है, समय को सेकंड में बदलेंगे। समय T बराबर दे रखा है 45 × 60, ये इतने सेकंड हो गया, है ना। तो प्रवाहित आवेश बराबर कितना होगा? प्रवाहित आवेश Q बराबर होगा, Q बराबर होता है IT, है ना, बराबर 0.3 × 45 × 60 बराबर, अभी कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन, तो हमने कैलकुलेशन निकाल दिया, ये 810 कूलम आवेश हो गया, है ना। 45 मिनट तक जब विद्युत धारा प्रवाहित हुई 0.3 एम्पियर की, तो इतना कूलम आवेश प्रवाहित हुआ। अब देखो, ये जो कॉपर सल्फेट विलयन है, इससे हमें कॉपर धातु प्राप्त करनी है। अब देखो, इस कॉपर सल्फेट में क्यूप्रिक आयन होते हैं,
कॉपर सल्फेट में क्या होते हैं, क्यूप्रिक आयन, है ना, ये होते हैं क्यूप्रिक आयन। ये क्यूप्रिक आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, क्योंकि इस पर देखो सल्फेट के ऊपर 2 यूनिट का निगेटिव चार्ज होता है, तो Cu के ऊपर सल्फेट के ऊपर 2 यूनिट का निगेटिव चार्ज होता है, तो Cu के ऊपर 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब वैद्युत अपघटन करते हैं ना, तो इनका कैथोड पर अपचयन होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये बनाते हैं, कॉपर धातु में परिवर्तित हो जाते हैं। अब देखो इसी से ही हम निकालते हैं, देखो कॉपर धातु का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 63.5 होता है, यानी कि 63.5 ग्राम। 63.5 ग्राम धातु कहीं से प्राप्त होगी, 2 फैराडे से, है ना। 2 मोल इलेक्ट्रॉन है ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर है 1 फैराडे, तो 2 का आवेश बराबर 2 फैराडे है, यानी कि हम इसे लिखेंगे 2 गुना 96,500 कूलाम, है ना। इतने ग्राम कॉपर जो है ना, हमें इतने ग्राम कॉपर इतने आवेश से प्राप्त होता है ना। तो इसी से ही निकाल देंगे हम कितना हमें कॉपर प्राप्त होता है। तो देखो इसी से ही कैलकुलेशन करते हैं। तो इसी से ही देखो हम लिखेंगे 2 गुना 96,500 कूलाम आवेश से प्राप्त होता है बराबर 63.5 ग्राम कॉपर, है ना, ये लिख दिया हमने। तो 1 कूलाम आवेश से प्राप्त होगा बराबर 63.5 बटे 2 गुना 96,500 कूलाम, इतने ग्राम कॉपर, है ना। तो अब हमारे पास में कितना आवेश प्रवाहित करा, इतना करा, तो इससे देख लेंगे कितना कॉपर प्राप्त होगा। अतः 810 कूलाम आवेश से प्राप्त होगा बराबर, ये हो जाएगा 63.5 गुना 810 बटे 2 गुना 96,500 बराबर। तो कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने पर ये आएगा हमारा, ये कट जाएगा, और कैलकुलेशन करने पर ये हमारा आएगा 2.266 ग्राम कॉपर। तो पहले हमने आवेश निकाल दिया, कुल आवेश कितना प्रवाहित हुआ। अब फिर हमने देख लिया भाई 63.5 ग्राम कॉपर प्राप्त करने के लिए 2 फैराडे चाहिए हमें आवेश, यानी कि 2 गुना 96,500 कूलाम आवेश चाहिए। तो इतने कूलाम आवेश से प्राप्त होता है 63.5 ग्राम कॉपर, और 810 कूलाम से कितना प्राप्त होगा, ये इतना प्राप्त होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी काफ़ी कुछ बातें आपको समझ में आई होगी। थैंक यू। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं।